हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग अमेरिका के एक बीच साइड से होती है। ड्रामे का मेन लीड, जिसका नाम बेन है, आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। बेन को उसकी फैमिली वाले थाईलैंड भेज रहे हैं उसकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए, जिस पर होप का कहना था, बेन मुझे इस तरीके से अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं क्या करूँगी तुम्हारे बिना, प्लीज़ मुझे भी साथ लेके जाओ। इस पर बेन कहता है, तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारे बिना तो मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। जिस पर होप खुश होती है। किसी का कॉल आने पर बेन कॉल को रिसीव करने वाला था, होप मना करती है, मत रिसीव करो ना, आज टाइम हम दोनों का है। लेकिन फिर भी बेन इम्पॉर्टेंट कॉल है कहकर रिसीव करता है। नेक्स्ट सीन में एक गैंग को दिखाया जाता है, जिसके बॉस का नाम है डैन। डैन ने यहाँ पर किसी का मर्डर कर दिया है और बेन जब इसे देखता है तब बेन कहता है, प्लानिंग में ये नहीं था, तुमने उसे मार क्यों दिया? डैन कहता है, क्योंकि इसने मेरे डैड के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, तो इसी वजह से इसे मारना ही पड़ा। बेन कहता है, अब तुमने इसका मर्डर कर दिया है तो पुलिस इंक्वायरी करेगी। बेन डर रहा था, जिस पर डैन कहता है, डरपोक कहीं के, जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में सो जाओ, बस डरते ही रहोगे। जिस पर बेन कहता है, मैं डर नहीं रहा हूँ, एक्चुअली ग्रेजुएशन की वजह से मुझे होप से दूर जाना पड़ेगा। जिस पर डैन गन शो करते हुए कहता है, इस गन को देख रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर कर सकता हूँ, इसी वजह से मेरी गैंग में मुझसे ऊपर बात करने की कोशिश भी मत करना, मैं जो करूँगा वही होएगा और तुम्हें भी करना पड़ेगा, याद रखना, दोबारा मुझसे ज़बान लड़ाने की कोशिश भी मत करना। बेन घर वापस आता है, वो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। होप को हक करके वो सब कुछ बता देता है, डैन ने किसी का मर्डर कर दिया है। अब होप भी डरी हुई थी, इसी वजह से वो बेन को सजेस्ट करती है कि उसे डैन की गैंग को छोड़ देना चाहिए, साथ ही ये भी कि उसे थाईलैंड वापस चले जाना चाहिए। जिस पर बेन कहता है, मैं अकेले तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगा। तब होप कहती है, मेरे रिलेटिव्स हैं, हम वहाँ पर जाएंगे कुछ टाइम के लिए, एक काम करो, तुम पार्क में मेरा इंतज़ार करना, बाकी सारी पैकिंग मैं वहीं पर करके आऊँगी, और इस बीच कभी डैन आया तब मैं उससे झूठ बोल दूँगी, ठीक है, तो मेरा इंतज़ार करना, मैं वहीं पर ही आऊँगी। बेन तैयार हो जाता है। अब यहीं पर सीन कट हो जाता है और अगली सीन में होप को पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो फटाफट पैकिंग कर लेती है, अपना भी और बेन का भी, पासपोर्ट वगैरह भी रख लेती है। होप काफ़ी अनलकी निकलती है, उसके जाने से पहले वहाँ पर डैन पहुँच जाता है, जो उसे गॉर्जियस बोलता है और सीन यहीं से कट होता है। बेन होप के आने का इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी टाइम होने के बाद होप तो आती है, लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और ये सब किया था डैन ने। डैन वहाँ पर आता है, तब वो कहता है, तो भागने की प्लानिंग चल रही थी, मेरी गैंग को छोड़ना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, और ये कहकर वो बेन का गला दबाने लगता है। बेन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए, और इस चक्कर में बेन डैन के गन से ही डैन को शूट कर देता है, लेकिन डैन मरता नहीं, क्योंकि गोली सिर्फ उसकी बॉडी से टच करके निकलती है। डैन को बुरा लगता है कि मेरी गैंग में शामिल होने के बाद इसने मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और इसकी इतनी हिम्मत मेरे ही गन से मुझे शूट करना चला है। डैन बेन को वार्न करता है कि वो उसकी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देगा, साथ ये भी कहता है कि उसके बैक साइड पे जो उसकी गॉर्जियस गर्लफ्रेंड खड़ी है, डैन उसे भी अपना बना लेगा। पुलिस के आने की वजह से बेन का कंसंट्रेशन हट जाता है, डैन गन छीन लेता है और शूट कर देता है, लेकिन सामने होप आ जाती है, जिसकी वजह से बेन की तो जान बच जाती है, लेकिन गोली सीधा होप को जाकर के लगती है। होप अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। बेन होप से कहता है कि वो ज़्यादा टेंशन न ले, क्योंकि सही टाइम पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हॉस्पिटल जाने से पहले ही होप अपना दम तोड़ देती है। उस वक्त बेन के पास कोई भी नहीं था जो उसे संभाल सके। नेक्स्ट सीन में बेन होप के ग्रेव पर जाता है। वो हमेशा होप के ग्रेव पर जाता है और उसके लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स को उसके ग्रेव पर रखता है। बेन के डैड बेन को रिसीव करने के लिए अमेरिका आते हैं, ताकि वो थाईलैंड ले जा सके बेन को उसकी ग्रेजुएशन के लिए। होप के खोने के बाद तो मानो बेन की पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। वो ना स्माइल करता है, ना ही किसी से बात करता है। टीचर बेन को अदर स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, पैट से, एकन से, कॉन्ग से, इट से और अदर स्टूडेंट्स। यहाँ पर दिखाया जाता है उन अदर स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए पॉजिटिव नहीं दिखाया जाता है, उन्हें बस फ़न करना था, क्योंकि उनका कहना था कि अभी लाइफ इंजॉयमेंट की है तो स्टडी कहाँ से करना, इंजॉयमेंट कर लेते हैं एंड एग्ज़ाम से पहले अच्छे से स्टडी कर लेंगे। अकिन बाइक रेस लगाता है, जहाँ पर अचानक से पुलिस की रेड पड़ जाती है। सारे बाइकर्स बॉय को वहाँ से भागना पड़ता है और इस चक्कर में अकिन को अपनी बाइक छोड़ करके अपनी जान बचानी पड़ती है, ताकि वो पुलिस स्टेशन ना जाए। और ऐसा करने पे बेन ने हेल्प की थी,
तो अकिन को जहाँ बेन को थैंक्स बोलना चाहिए था, तो अपनी बाइक ना मिलने की वजह से वो बेन पर भड़का हुआ था और उसके साथ फाइट कर रहा था। जहाँ स्टूडेंट्स को उन दोनों की फाइटिंग को छुड़ाना चाहिए तो वहीं एक दूसरे के लिए चेयर अप कर रहे थे। सही टाइम पर टीचर आ जाती है और सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल करती है। वक्त इसी तरीके से बीतता है। सारे स्टूडेंट के साथ बेन जैसे तैसा करके मैनेज करता है और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट सीन में ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मुक है। मुक स्विमिंग कर रही थी, तब यहाँ पर उसकी पहली मुलाकात होती है बेन से। होप के खोने के बाद से बेन ने किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लिया था, बट आज वो फर्स्ट टाइम जब मुक को देखता है उसे अजीब सा फील हो रहा था। वो बस मुक को ही देखे जा रहा था। पूल के पास एक माया नाम की लड़की की एंट्री होती है जो कि बेन को डार्लिंग बोल रही थी। बेन उसके साथ फन करने लगता है और ये सब देख करके मुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुक की मॉम कॉल करके मुक को इन्फॉर्म करती है कि शाम में उसने आने का प्रॉमिस किया है, जिस पर मुक कहती है मॉम वैसे भी मेरा यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन आपको फोर्स करने की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, फिक्र ना करें मैं आ जाऊँगी। मुक को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि बेन एक फॉरेनर है। अपनी मॉम के कॉल कट करने के बाद भी वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी मानो अपनी मॉम से बात कर रही है, और बातों ही बातों में वो बेन की काफ़ी इंसल्ट भी करती है। साथ ये भी कहती है कि फॉरेनर कितने ज़्यादा यूनिक होते हैं ना, मतलब उनमें शेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, बस जहाँ होते वहीं पर शुरू हो जाते हैं। दिल तो करता है उनके मुंह पर पंच मारूं और उनके पूरे दांत तोड़ दूं। इतनी इंसल्ट सुनने के बाद भी जब मुक वहाँ से जाती है तब बेन उसे गुड बाय बोलता है। मुक जल्दी में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है एंड बेन से टकरा जाती है, जहाँ पर मुक बेन से सॉरी कहती है। थाई लैंग्वेज में बेन उससे बात करता है। मुक अपना सर पकड़ लेती है। इसका मतलब इसको थाई लैंग्वेज आती है, और पुल के पास मैंने जो कुछ भी कहा इसका मतलब इसने सुन लिया था। बेन स्माइल करते हुए मुक से कहता है कि जब वो अपनी मॉम से बात कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, बिल्कुल उसकी मॉम की तरीके। मुक भड़क जाती है। बेन मुक से कहता है आगे का रास्ता जरा अच्छे से देख कर जाना, हो सकता है तुम्हारा पैर कहीं स्लिप हो जाए और गिर जाओ तो तुम्हारे दांत ऑटोमेटिकली पूरे टूट जाएंगे, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुक को बेन काफ़ी क्रेजी लगा। वो इसके बारे में अपनी मॉम को भी बताती है। मुक की मॉम मुक को सरप्राइज़ देती है जिसमें एक रिंग थी। मुक को रिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी की रिंग थी। मुक की मॉम कहती है ये तुम्हें पसंद आई ना, जिस पर मुक कहती है ना बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मेरी फेवरेट रिंग है। वैसे ये रिंग क्यों? तब मुक की मॉम मुक को बता देती है कि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बेटे के साथ मुक का रिश्ता तय कर दिया है और ये इंगेजमेंट रिंग है। मुक उस रिंग को निकालने की कोशिश करती है बट वो रिंग उसके फिंगर से निकल ही नहीं रही थी, जिस पर मुक कहती है मॉम ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरे साथ चीटिंग की, यहाँ पर बुला करके मुझे इन सारे झमेलों में क्यों फंसा दिया मॉम। आगे मुक को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही मॉम की ज्वेलरी शॉप में गई हुई थी। मुक को झटका लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी सिस्टर सिया को भी इन सब के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी उसे नहीं बताया। मुक की मदर मुक का इंट्रोडक्शन अपने बेस्ट फ्रेंड से करवाती है जिनके बेटे के साथ मुक का रिश्ता तय हुआ है। मुक को हर किसी से बस यही सुनने मिल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। अचानक से मुक के फेस का रिएक्शन बदल जाता है जब वहाँ पर वो जनरल को और जनरल की वाइफ को देखती है। जनरल की वाइफ कोई और नहीं माया है। अपने हस्बैंड के होने के बाद भी वो किसी और से अफेयर कर रही है। मुक बस कुछ टाइम के लिए स्टैच्यू से खड़ी रहती है। धक्का तो तब लगता है ज़बरदस्त वाला जब वो वहाँ पर बेन को भी देखती है और उसे अपनी सिस्टर सिया के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसका फियांसे बेन ही है। मुक को यकीन नहीं आ रहा था। मुक की मॉम ने उसे फ़ोटो सेंड किया था। मुक अभी वो फ़ोटो को देखती है और जब उसे मालूम पड़ता है कि उसका फियांसे बेन है तो फिर क्या, वो इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बेन बहुत ही स्मार्ट तरीके से मुक का फ़ोन उससे छीन लेता है और अपनी फ़ोटो को देखते हुए कहता है हैंडसम हो ना, वैसे तुम मेरी फियांसे हो इसके बारे में मुझे थोड़ी देर पहले मालूम पड़ा, वैसे हमारी जोड़ी काफ़ी जमेगी। मुक उसे साइको बोल करके चली जाती है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है मेरा फ़ोन। वापस फ़ोन लेने के लिए जाती है। फ़ोन छीनने के चक्कर में वो बेन की ही गोद में गिर जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपना फ़ोन छीन ही लेती है। साथ ही ये भी कहती है कि वो बेन जैसे टिपिकल मैन से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। साथ ही ये भी कि वो उन दोनों का भांडा भी फोड़ देगी। बेन स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। मुक उसे रोकती है, ओए अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई, एटलीस्ट मेरी पूरी बात तो सुन लो। बेन एक रूम में जा कर के रुक जाता है। मुक के आने पर वो उस डोर को लॉक कर देता है। मुक डरने लगती है। देखो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी और सबको बता दूंगी कि तुम्हारा और जनरल की वाइफ का अफेयर चल रहा है। बेन स्माइल करते हुए, तुम बाहर जाके बताओगी? सबूत है तुम्हारे पास? बिना सबूत के कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, सबूत पहले ढूंढो। स्टेज पे जनरल की स्पीच चल रही थी। तभी वहाँ पर मुक देख लेती है कि एक वुमेन अपने बैग से गन निकाल रही है जनरल को शूट करने के लिए।
सही टाइम पर मुक उस लेडी को हैंडल कर लेती है, जिसकी वजह से जनरल की जान बच जाती है। लेकिन इस चक्कर में मुक गिरने वाली थी, बेन उसे संभाल लेता है। जब मुक अपनी आंखें खोलती है तब वो बेन की बाहों में थी। बेन मुक को देख करके स्माइल करता। ओ अच्छा, तो ये प्लान था मेरे पास आने के लिए। इधर कुछ ऑफिसर्स को बॉर्डर के पास एक डेड बॉडी मिलती है। सिया मुक के सामने बेन की काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी कि मुक बड़ा ही ज़्यादा हैंडसम है, और वो जब उसे बचा रहा था तो उस वक्त वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मुक अपनी मॉम को साफ मना कर देती है कि वो बेन जैसे साइको पर्सन से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। घर वाले रीज़न पूछते हैं, जिस पर सिया अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे हक करते हुए कहती है कि बेन ने जब मुक की जान बचाई थी ना, तब दोनों कुछ इतने ही ज़्यादा क्लोज थे। इन दोनों के बीच में ज़रूर कोई केमिस्ट्री चल रही मॉम, और मुक के मना करने का भी कोई रीज़न है। अच्छा बताओ रीज़न क्या है? मुक बता देती है क्योंकि बेन का अफेयर जनरल की वाइफ से चल रहा है। सबका मुंह तो खुला का खुला था, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि मुक इस शादी से बचने के लिए झूठ बोल रही है। बेन जो कि एक स्पाई का काम करता है, लेकिन इसके बारे में दुनिया को बिल्कुल भी खबर नहीं है। बेन के डैड बेन को एक मिशन पे भेजते हैं। बेन पूछता है मिशन के बारे में। डैड बताते हैं कि अकेले में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी, और बॉस कोई और नहीं बल्कि बेन की मॉम ही रहती है। बेन के डैड बेन की मॉम को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो बेन को एक सीक्रेट मिशन पे भेज रहे हैं। बेन की मॉम को इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। उनका बस यही कहना था कि बेन अपने काम पर फोकस करे, ठीक है, लेकिन जहाँ बात उसकी जान की आए और उसकी सिक्योरिटी की आए तो वो पहले अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी देखे, उसके बाद फिर अपने वर्क को देखे। बेन के डैड बेन को टर्न होने के लिए कहते हैं। यस बॉस बोल करके बेन टर्न हो जाता है, और बेन के डैड उसकी मॉम को टाइटली हग करके थैंक्स बोलते हैं। बेन अपने डैड से कहता है, क्या अब मैं वापस टर्न हो सकता हूँ? डैड के परमिशन देने पर ही बेन टर्न होता है। इधर मुक जितना ट्राई कर रही थी कि वो बेन के साथ इस रिलेशनशिप में ना आए, तो घर वाले उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। माया की असिस्टेंट मुक के पास आती है और उसे बताती है कि माया मैम उससे मिलना चाहती है। मुक डरी हुई थी कि आखिर जनरल की वाइफ माया मुझसे क्यों मिलना चाहती है। असिस्टेंट से वो माया की बिहेवियर के बारे में बात करती है। मुक जब आती है तब उसकी मुलाकात जनरल से होती है। जनरल मुक को पहचान जाते हैं। तुम तो वही लड़की हो ना लास्ट टाइम जिसने मेरी जान बचाई थी, तो बताओ मेरी जान के बदले में तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। मुक मना कर देती है, नहीं नहीं सर, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जनरल की वाइफ माया आ जाती है। डार्लिंग, अगर मैं किसी चीज़ की डिमांड करूँ तो क्या तुम दिलाओगे? जिस पर जनरल कहते हैं, तुम मेरी वाइफ हो, तुम एक बार मांग के तो देखो, सारी चीज़ें तुम्हारी रहेंगी। बेन के डैड बेन को मिशन के बारे में बताते हैं कि थाईलैंड में बॉर्डर के पार से कोई है जो कि ड्रग यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, और उस ड्रग की वजह से बेकसूर लोगों की जानें जा रही है। इसके बारे में पता करना है कि आखिर ये सब काम कौन कर रहे हैं। माया मुक के हाथों में रिंग देखती है, तब उससे पूछती है कि क्या उसकी शादी हो चुकी है। मुक बताती है कि उसकी इंगेजमेंट हुई है। माया नाम पूछती है, मुक नहीं बताती है और रीज़न दे करके वहाँ से चली जाती है। बेन की मॉम और मुक की मॉम बस हर तरफ से यही कोशिश कर रहे थे कि दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान सके। दोनों को एक ही रेस्टोरेंट में इनवाइट किया जाता है। ये उनकी मॉम्स के प्लान थे। मुक बेन को देख लेती है, उसे साइको बोलती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेन उसे फॉलो करता है। बेन मुक को टीज करते हुए उसे फियांसे बोलता है, जिस पर मुक बेन से कहती है, उस दिन वाली मैटर को मैं भूली नहीं हूँ, तुम दोनों जो कर रहे थे, इस वजह से नेक्स्ट टाइम से मुझे फियांसे तो बोलना भी नहीं। बेन रिंग की तरफ इशारा करता है, तो तुमने इस रिंग को क्यों वेयर किया हुआ है? इस पर मुक कहती है, मॉम ने दिया था, ट्राई करने के लिए पहन लिया, और जब से मेरे फिंगर से निकल ही नहीं रही है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी तरफ से भेजी हुई रिंग है। कभी अपनी बात को कंटिन्यू रख रही थी। बेन सामने देखता है कि एक कार से एक बच्चे का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और कार वाले ने उसकी हेल्प भी नहीं की। तब बेन बहादुर बनते हुए उस कार के ऊपर चढ़ जाता है और मुक उसे साइको बोलती है कि ये कर क्या रहा है। बेन जैसे तैसे करके उस कार वाले ड्राइवर को बाहर निकालता है और उसकी अच्छी वाली धुलाई करता है, और साथ ही उस बच्चे की भी हेल्प करता है। ये सब देख करके मुक थोड़ी देर के लिए बेन से इम्प्रेस तो हो गई थी। इधर ऑफिसर मैट उस लेडी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि आखिर उसने जनरल को शूट करने की कोशिश की, उसके पीछे कौन है, लेकिन वो लेडी तो कुछ भी नहीं बताती है, बस चुपचाप बैठे रहती है। नेक्स्ट डे ऑफिसर मैट को बुरी न्यूज़ मिलती है कि उस लेडी को किसी ने जेल में ही मार दिया है। मालूम होने पर वो उस बंदे को फॉलो करता है जिसने उस लेडी को जेल में मारा था, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। मुक बेन को साइको बोलती है कि क्या जरूरत थी, चोट देखने पर वो उसकी केयरिंग करने लगती है। इतना ज़्यादा ब्लड बह रहा है तुम्हारा, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा स्टंट करने के लिए, चलो बैठो। साइड में बैठाती है और उसकी केयरिंग करती है, जिस पर बेन स्माइल करते हुए मुक से कहता है
देखा, अभी तुम मेरी फियांसे ही बनी हो तो मेरी इतनी केयरिंग कर रही हो, जिस दिन मेरी वाइफ बनोगी कितनी ज़्यादा केयरिंग करोगी। यही सब सोच करके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। जिस पर मुक कहती है, हाँ बस खुश ही होते रहना, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाली हूँ, शादी तो दूर की बात है। बेन मुक को कहता है, वैसे तुम जब मेरी केयरिंग कर रही थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मुक कहती है, वो तो मैं लगती हूँ, लेकिन तुम्हारी केयरिंग करते वक्त मैं ज़्यादा नहीं लग रही थी, बस तुम्हारी चोटों को देखा तो बस केयरिंग करने लगी। बेन जाने से पहले मुक की कार की ज़बरदस्ती ले लेता है। बेन के डैड बेन और कुछ सीक्रेट लोग मिल करके ड्रग्स डीलिंग वाले मैटर पर बात कर रहे थे, जहाँ पर बेन को मालूम पड़ता है ड्रग की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही है। तब वहाँ पर वो होप को याद करता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो अपनी होप को तो खो चुका है, लेकिन इस ड्रग्स की वजह से न जाने ऐसे कितने बेन अपने होप को खो दे रहे होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इस ड्रग्स डीलिंग का क्या मैटर है मैं अच्छे से सॉर्ट आउट करूंगा, और इसके लिए बेन को एक विलेज में जाना पड़ेगा। डैड बेन को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। मुक अपनी सिस्टर सिया को समझाती है कि वो मॉम को मना करे कि वो बेन के साथ उसका रिश्ता ना तय करे। सिया स्माइल करती है कि बेन अच्छा लड़का है, तुम उसे समझने की कोशिश करो। मुक कहती है, तुम नहीं समझ पा रही मुझे। सिया के जाने पर मॉम आती है। मुक मॉम से कहती है, मैं कितनी बार कहूँ मुझे उस फ्लैटर के साथ मत रिश्ते में बांधो, मैं उसके साथ निभा नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जनरल की वाइफ, उसके साथ उसका मैटर चल रहा है, मैं नहीं करूँगी। मुक इससे पहले भी अपनी शादी को कई बार तोड़ चुकी है, क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। तो मॉम को यही लग रहा था कि मुक शादी से बचने के लिए सब नौटंकी कर रही है। माया की असिस्टेंट है नीला। नीला को माया के बारे में सब कुछ मालूम है। वो यहाँ पर बताती है कि बेन और जनरल की आज मीटिंग होने वाली है, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन माया का कहना था, तुम सिचुएशन को हैंडल करो, मैं बाहर जाकर रहूंगी। अनफॉर्चुनेटली बेन की मॉम भी वहीं पर आ जाती है मुक से मिलने के लिए। वो मुक का फेस देखते ही समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है मुक, कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए, तुम नहीं बता रही हो। मुक की मॉम इशारा करती है, बता दो तुम्हें क्या बताना है। जिस पर मुक काफ़ी हिम्मत बना करके बेन की मॉम से कहती है, मैं ये रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बेन की लाइफ में कोई और है जिससे वो प्यार करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उन दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। बेन की मॉम को इन सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तब वो मुक से पूछती हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो कि वो लड़की कौन है। मुक कहती है, आई एम सॉरी आंट, मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके बेटे की लाइफ में पहले से कोई लड़की है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और मैं उन दोनों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। बाकी आप बेन से पूछ लीजिए। पीछे से ये सारी बातें माया भी सुन लेती है। माया और मुक एक दूसरे को देखते मुक डर रही थी, क्योंकि वो जनरल की वाइफ जो थी वो कुछ भी कर सकती थी। तब यहाँ पर माया मुक से कहती है, ओह तो तुम बेन के फियांसे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब जबकि माया पूरी बातें सुन चुकी थी, वो मुक से कहती है, वैसे जहाँ तक मेरा मानना है बेन काफ़ी अच्छा लड़का है, तुम्हें एक मौका उसे देना चाहिए, हो सकता है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। और ये कहते हुए स्माइल करते हुए मुझे इंपॉर्टेंट काम है कहकर चली जाती है। और मुक काफ़ी हैरान थी कि माया उसे ये सब कह रही है, जबकि वो खुद ही बेन को लाइक करती है। बेन मुक की कार को वापस रिटर्न करने के लिए आता है। वो उसके ड्राइवर को की दे देता है कि वो मुक को इन्फॉर्म कर दे। बेन वहाँ पर माया को देखता है, उसे फॉलो करने लगता है, और माया काफ़ी अपसेट थी। मुक की मॉम मुक को समझा दी थी, तो वहीं पर मुक देख लेती है बेन और माया को एक साथ, तो उन दोनों को फॉलो करने लगती है। माया बेन से कहती है, तुम वैसे तो मुझसे प्यार करते हो, अफेयर शफेयर मेरे साथ है, और फियांसे तुम्हारी कोई और है। जिस पर बेन कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें इन सब के बारे में मालूम पड़ गया। अच्छा है मालूम पड़ गया, क्योंकि मैं ही तुम्हें खुद बताने वाला था। माया, कब बताने वाले थे? जब तुम शादी कर लेते तब मुझे बताते। जिस पर बेन कहता है, तुम जब इस तरीके से नाराज़ होती हो और तुम्हारे फेस पे ये गुस्सा आता है ना, तुम उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। हमेशा स्माइल करते हुए रहना चाहिए तुम्हें। एंड बाय द वे माया, तुम्हें मालूम है ना मैं अपनी मॉम से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। मॉम के फोर्स करने पर मैं ये सब कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ आगे चल करके मैं सेट आउट कर दूँगा। मुक को अच्छा मौका मिल जाता है, वो बेन और माया की वीडियो बनाती है। सबूत मिल गया, इसे शो करके तुम्हारा असली रंग मैं सबके सामने लेकर आऊँगी कि किस तरह तुम चीटिंग कर रहे हो। पीछे से नीला आ करके मुक के फ़ोन को छीन लेती है। ओहो, तो तुम मेरे मैम को अच्छे से ब्लैकमेल करने की पूरी तैयारी कर रही हो, उनकी वीडियो बना करके उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती हो। मुक कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुक का जब फ़ोन चेक होता है तब उसमें एक भी वीडियो नहीं थी, क्योंकि छीनने से पहले ही मुक ने सब कुछ डिलीट कर दिया था। यहाँ पर नीला का कहना था कि वो उसकी मैम को परेशान न करे। साथ ही एक स्माइल देते हुए कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प कभी चाहती हो तो ले लेना, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट इसमें माया को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि वो मेरी बॉस है और उनके लिए मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ।
दैट्स इट। समझ गई होगी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। मुख के पूछने पर यहाँ पर मालूम पड़ता है कि बेन और माया दोनों एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और आए दिन शेयर्स के रिलेटेड उन्हें मिलना पड़ता है। आगे जनरल को किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल का कहना था तुम्हें तो मालूम पड़ गया होगा कि किसी ने मुझे जान से मार देने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में सुनाई में आया है किसी ने उस लेडी को ही मार दिया है। यहाँ पर जनरल को दिखाया जाता है जिसका दुनिया के सामने अलग चेहरा था और दुनिया की पीठ पीछे वो अलग काम किया करता था। इट मीन्स जनरल इलीगल के सारे काम करता था। यहाँ पर वो ड्रग्स डीलिंग के बारे में उस पर्सन से बात करता है कि जब तक वो उसके कहने पर ड्रग डीलिंग करेगा तब तक उसके पास मनी आते रहेंगे। बेन की मॉम बेन के पास आती है। उस वक्त बेन कपड़े चेंज कर रहा था। मॉम देख कर के स्माइल करती है, एटलीस्ट डोर तो बंद कर लिया करो। अब यहाँ पर बेन की मॉम बेन से पूछती है कि क्या उन्होंने मुख से जो कुछ भी सुना है वो सच है या झूठ है। इस पर बेन अपनी मॉम से कहता है वो कभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है मॉम, वो एक क्रेजी सी लड़की है, उसे संभालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है आप मेरे लाइफ में कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेंगी। और मुख ने जो कुछ भी कहा है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सब कुछ मालूम है ना, बस मुझे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। आई होप एक ना एक दिन देखना मुख भी समझ जाएगी। आगे उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जनरल के साथ ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, एक विलेज का प्रिंसेस है। प्रिंस का नाम है इसका भी एक पास्ट है। प्रिंस का अपने पास्ट में अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को मरता हुआ देखता है। उसकी सिर्फ एक सिस्टर बची हुई रहती है। वो अपने सिस्टर को खोना नहीं चाहता है क्योंकि पेरेंट्स को वो ऑलरेडी खो चुका था। उसकी जान बचाने के लिए वो उसे एक नदी के पास ले जाता है और वहाँ से उसे भगाने की कोशिश करता है। प्रिंसेस का के सिस्टर का कहना था कि उसका ब्रदर भी उसे साथ जाए, लेकिन सिस्टर की जान बचाने के चक्कर में वो उसे अकेला ही वहाँ से भेज देता है और बाकियों से लड़ता है। प्रिंसेस का की सिस्टर अपने ब्रदर को बचाना चाह रही थी, इसी वजह से वो स्विमिंग करने लगती है, लेकिन उसे स्विमिंग नहीं आता है और वो पानी में ही डूब जाती है। उसके बाद से उसके सिस्टर कहाँ है, इन सब के बारे में अभी तक प्रिंसेस का को कुछ भी आइडिया नहीं है। प्रिंसेस का ने दुनिया के सामने अपनी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है, इवन नाम को भी। मुक अपने सिस्टर एंड ब्रदर इन लोग के साथ विलेज में आती है घूमने के लिए, जहाँ के इन्वायरमेंट को देख करके वो काफ़ी खुश होती है और विलेजर्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है। विलेजर्स को अच्छा नहीं लगता है कि कोई अननोन पर्सन इस तरीके से उनकी फ़ोटो ले। कुछ विलेजर्स मुख से उसका फ़ोन छीनने लगते हैं और न देने पर हथियार भी निकाल देते हैं कि वो मुख को मार डालेंगे। तभी वहीं पर बेन भी आ जाता है क्योंकि बेन भी उसी विलेज में अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आया हुआ था। बेन और उसका फ्रेंड दोनों सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बेन का कहना था कि मुख बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, जहाँ पर रहती है कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करती है। मुख को गुस्सा आता है, मैं न्यू प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली लगती हूँ, कहते हुए वहाँ से चली जाती है। बेन उसे अकेला नहीं छोड़ता है। वो मुख से कहता है कि विलेजर्स की फ़ोटो लेने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर विलेजर्स की फ़ोटो कोई भी नहीं लेता है, टूरिस्ट पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर मुख कहती है मुझे इन्वायरमेंट अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जिस पर बेन उसे सजेस्ट करता है कि टीवी पे जा करके बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करना, ओके, बट यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मुख नहीं मानती है। बेन उसे कहता है कि अगर वो दोबारा उसे इरिटेट करेगी या उसके लिए कोई न्यू प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो वो उसे किस भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी फियांसे है और बहुत जल्द वाइफ भी बनने वाली है, तो वो उसे कहीं पे भी टच भी कर सकता है एंड किस भी कर सकता है। मुख उसे साइको बोलती है, साथ ही वॉर्न करती है मैं अदर्स लड़कियों की तरह नहीं हूँ, स्पेशली तुम्हारी वो माया टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसी वजह से मुझसे दूर रहना। और बात रही वाइफ की तो दोबारा बोलना भी नहीं। बेन का फ्रेंड बेन से मुख के बारे में पूछता है, जहाँ पर बेन उसे बता देता है कि मुख उसकी फियांसे है और वो काफ़ी इरिटेटिंग है, जहाँ पर बेन के फ्रेंड को ऐसा नहीं लग रहा था, उसे मुख क्यूट लग रही थी। बेन स्माइल करता है, तुम अभी उससे अच्छी तरीके से मिले भी नहीं हो और उसे क्यूट बोल रहे हो। उन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था। बेन देख लेता है एंड उसे फॉलो करता है। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उस पर्सन को मालूम पड़ा है कि विलेज में ड्रग डीलिंग का काम होने वाला है और वो तो बस जासूसी कर रहा था कि कहीं ड्रग डीलिंग का काम वो दोनों तो नहीं करने वाले थे। अब बेन को तो इतना समझ में आ चुका था कि ड्रग डीलिंग का काम होने वाला है, तो इसी वजह से वो सारे ऑफिसर्स को अलर्ट कर देता है। और यहाँ पर प्रिंसेस का को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से ड्रग डीलिंग का काम कर रहा था। पुलिस कार को चेक करती है बट उसमें से कोई भी ड्रग्स नहीं मिलता है। आगे दूसरी तरफ भी पुलिस लगी हुई थी, जहाँ पर प्रिंसेस का के अदर बंदे ड्रग को लेकर के जा रहे थे, जहाँ पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कार ना रोकने पर ऑफिसर मैट फायरिंग भी करता है। बाद में उस कार की जांच की जाती है, उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स थे, ड्रग्स तो थे ही नहीं। मैट उनसे पूछताछ करता है, वो लोग झूठ बोलते हैं। मैट कहता है झूठ मत बोलो, और ये सारी बातें प्रिंसेस का सुन रहा था। होटल वापस आने के बाद मुक अपनी सिस्टर से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो वापस जा रही है, लेकिन सामने माया की असिस्टेंट को देख करके
वो रुकने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद वो नीला के पास जाती है। हाँ, तो तुमने क्या कहा था, तो बताओ मैं किस तरीके से तुम्हारी हेल्प करूं जिसके बदले में तुम मेरी हेल्प के लिए तैयार हो जाओगी। नीला स्माइल करती है, काफ़ी समझदार लड़की हो। इधर बेन को दिखाया जाता है अपने दिमाग से और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फाइनली वो जैसे तैसे करके प्रिंसेस का से सारे के सारे ड्रग्स को ले लेता है, लेकिन प्रिंसेस का भाग जाता है और उसे गोली भी लग जाती है। काफ़ी टाइम तक नोटिस करने के बाद मुक की मॉम मुक से पूछती है, क्या बात है, काफ़ी परेशान लग रही हो, क्यों निकाल रही हो इस रिंग को। जिस पर मुक स्माइल करती हुए कहती है, इस वजह से क्योंकि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ और स्टार्टिंग इसी रिंग से हुई थी ना, बस इसे वापस करने का डिसाइड किया है मैंने आंट को। इस पर मुक की मॉम कहती है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब आंट को अपसेट देखोगी, उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं तुमसे। वो तो है मॉम, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं आंट को सॉरी बोल करके ये एंगेजमेंट रिंग वापस कर दूँगी। तभी वहाँ पर बेन की मॉम भी आ जाती है। बेन की मॉम का कहना था कि वो मुक से थोड़े टाइम के लिए बात करना चाहती हैं। बेन की मॉम का कहना था कि वो मुक को अपने घर की बहू तो बनाना चाहती है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। अगर मुक इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो वो उसे फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन मुक को वो बताना चाहती हैं कि उनका बेटा बेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को शर्मिंदगी फील होए। साथ ही ये भी कहती है कि मुक को बेन को थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर वो समझे तो उसे मालूम पड़ेगा कि बेन काफ़ी अच्छा है। ड्रग्स की वजह से बेन ने जो फाइट की थी उसकी वजह से बेन को काफ़ी चोट लगी थी। वो ड्रेसिंग कर रहा था। मॉम आती है, देखा इन्हीं सब को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि तुम अपनी प्राइवेट लाइफ को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और ख़ुद की सेफ्टी का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखते हो। आखिर कब तक दुनिया से इस तरह छुपाते रहोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी एक हैप्पी फैमिली रहे। तुम अपने डैड की तरह मत बनो। एटलीस्ट अपनी प्राइवेट लाइफ को इतना ज़्यादा इंजॉय ना करो कि किसी और को तकलीफ़ होए। मैं बस क्या चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी भी एक हैप्पी सी फैमिली रहे। दैट्स इट। मैंने देखा है वो काफ़ी अच्छी लड़की है, उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है, इसी वजह से उसकी थिंकिंग रॉन्ग है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिस पर बेन कहता है, मॉम आप ज़्यादा परेशान ना होए, वक्त के साथ साथ मुक भी सब कुछ समझ जाएगी। अगर वो नहीं समझेगी दिन कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी लाइफ है एंड ये मेरी अपनी लाइफ है। ड्रग्स केस का मैटर जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। मीडिया सारे ऑफिसर से उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि बहुत सारे ड्रग्स डीलर को उन्होंने अरेस्ट किया है। और इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस का को गोली लगी हुई थी। जैसे तैसे करके उनकी बॉडी से गोली निकलता है। प्रिंसेस का बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो अब अपने विलेजर्स के लिए क्या करें। इधर मुक को दिखाया जाता है रेडी शेडी होते हुए, काफ़ी स्टाइलिश तरीके से तैयार हुई थी। मॉम आती है, मुक ये सब क्या चल रहा है, इतनी रात गई कहाँ जा रही हो। पार्टी करने जा रही हूँ मॉम। ओह पार्टी, तो मेरा लुक कैसा है बताओ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। इस पर मुक मना करती है, नहीं मॉम मैं आपके साथ नहीं, बल्कि मैं तो बेन के साथ जाने वाली हूँ। मॉम काफ़ी हैरान नज़रों से मुक को देखती है, क्या बेन के साथ। सिया भी काफ़ी हैरान थी, क्या सच कह रही हो। जिस पर मुक कहती है, हाँ थोड़ी बेन से जान पहचान बढ़ानी है और कुछ नहीं। आगे मुक को दिखाया जाता है जो बेन से मिलने के लिए जाती है, और ऐसा करने के लिए मुक से नीला ने कहा है। नीला का कहना है कि बेन के पास उसके मैडम माया की वीडियो है जिसके थ्रू बेन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, और इसी वजह से माया को बेन से मिलना ही पड़ता है, और इसमें वो मुक की हेल्प चाहती है। मुक बेन के डोर के पास आती है और नॉक करती है। काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी बेन नहीं आता है, वो जाने लगती है। सडनली पीछे से बेन आ जाता है, हाँ इतनी रात के तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। मुक, नहीं तो मैं तुमसे भला मिलने क्यों आऊँगी, और वापस जाने लगती है। लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है, नहीं मुझे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आना है ना। और ये सोचते हुए वापस से जाती है और डोर नॉक करती है। बेन दोबारा से डोर ओपन करता है। मुक कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट के लिए बाहर आओगे। बेन बाहर आ जाता है। मुक का मुंह खुला का खुला, क्योंकि बेन बात लेने के लिए जा रहा था और वो टॉवल में ही बाहर आ गया था। मुक कहती है, ये क्या हालत बना के रखा है तुमने, जाओ फटाफट चेंज करके आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी अर्जेंट में। और 2 साइड पर खड़ी हो जाती है। बेन पीछे से वापस उसके पास आता है, जिस पर मुक कहती है, अभी तक तुमने चेंज नहीं किया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, एक लड़की के सामने इस तरह से टॉवल में आए हो। जिस पर बेन उसे टेस्ट करते हुए, हाँ तो क्या हो गया, मैं बात लेने के लिए जा रहा था और तुम बार बार डोर को नॉक करोगी, तुमने तो मुझे सही से बात लेने भी नहीं दिया, तो बस मुझे यहीं पर आना पड़ा, तुम्हें अर्जेंट बात करनी थी। हाँ तो बताओ क्या बात करनी है। इस पर मुक कहती है, इस तरह पब्लिक एरिया में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। बेन उसे अपने कंधों पे उठा लेता है, हाँ तो चलो रूम में बात करते हैं। मुक उसे छोड़ने के लिए कहती है। बेन नहीं मानता है। वो मुक से कहता है, इतनी रात गए, इतने हॉट ड्रेस में, ये मेकअप, ये हेयर स्टाइल, और मुझसे मिलने के लिए आखिर चाहती क्या हो। मुक बेन को हीट करती है और उससे दूर हटती है। देखो मेरे साथ इस तरह से फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना। तब वो नोटिस करती है कि बेन को तो बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है।
वो बेन के पास जाती है। तुम्हें ये सारी चोटें कैसे लगी? तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो मुझे हिट करना था, तुमने हिट कर लिया। वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ, कहकर अंदर चला जाता है। मुख खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। उसे क्या लग रहा है, मैं डरपोक हूँ? डरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। पीछे से बेन एक बार फिर से आ जाता है और मुख से कहता है, हाँ तो तुमने क्या कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? सच में? और ये कहते हुए उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, जिस पर मुख फाइनली इस बात को मान ही लेती है। हाँ मुझे डर लग रहा है तुमसे, लेकिन एक्चुअली मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर मुख बताती है, मैडम माया को मेरे और तुम्हारे बारे में मालूम पड़ गया है कि तुम मेरे फियांसे हो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं अगर मैं सोऊं और मैडम माया किसी गुंडे को भेजकर मुझे उठवा ले तो फिर बताओ मेरा क्या हाल होगा। या फिर तुम्हारे चक्कर में उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया और मेरी फैमिली वालों को हर्ट किया, तो बताओ मैं क्या करूँगी। प्लीज़ इस सिचुएशन में मेरी हेल्प करो। मैडम माया से जा करके बात करके ये सब सॉर्ट आउट करते हैं, वो आने वाली हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। नीला का जो कहना था मुख ने वो कर दिखाया। उनका कहना था कि किसी भी तरीके से बेन को उसके रूम से बाहर लेकर जाना है, और मुख इन सब में कामयाब हो चुकी थी। वो बेन को एक होटल में लेकर आई हुई थी। बेन मुख के पास आता है, तुमने कहा था कि माया यहाँ पर आने वाली है, लेकिन वो तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। जिस पर मुख कहती है, आने वाली है, थोड़ा देर तो इंतज़ार कर लो। आफ्टर ऑल वो जनरल की वाइफ है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो थोड़ा सा तो वेट करना बनता है। बेन के घर पे ना रहने का फ़ायदा नीला उठा रही थी। नीला ने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। वो बेन के रूम में आ करके छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। इवन वो तो बेन के लैपटॉप के साथ भी छेड़छाड़ करती है और कहती है, ओ अच्छा तो तुम बिजनेसमैन हो, लेकिन अभी तुम्हारे बारे में और पता लगाना है, कहते हुए उसके रूम में हिडन कैमरास भी लगा देती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, माया अभी तक नहीं आई हुई थी, क्योंकि माया को जब मालूम रहेगा तब तो आएगी। मुख ने उससे झूठ कहा था। बेन कहता है, काफ़ी टाइम हो गया है, माया अभी तक नहीं आई। एक काम करता हूँ, मैं कॉल करके पता करता हूँ कि माया कहाँ तक पहुँची हुई है। मुख कॉल करने से मना कर देती है, इस तरीके से मत करो ना, अगर उन्हें मालूम पड़ा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो थोड़ा सा वेट करो, वो आ जाएंगी। और एक बार फिर से मुख की बातों में बेन आ जाता है और रुकने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मुख अपनी प्यारी प्यारी बातों से बेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और बेन को वहाँ से खसकने का मौका ही नहीं देती है। और खुद इंतज़ार कर रही थी, पता नहीं कब ये नीला कॉल करेगी और इससे मेरी जान छूटे। काफ़ी टाइम हो जाता है, माया नहीं आती है। जिस पर बेन कहता है, आखिर बात क्या है, कब से देख रहा हूँ और तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। बेन जाने लगता है, मुख उसे रोक लेती है, नहीं नहीं तुम घर पर नहीं जा सकते हो। इस पर बेन कहता है, हाँ घर पर नहीं जा सकता हो, क्या बात है, जो भी बात है सच सच बताओ, आखिर मैं अपने ही घर पर क्यों नहीं जा सकता हूँ। जिस पर मुख कहती है, वो इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। बेन को अजीब लग रहा था, इसी वजह से वो मुख के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने लगता है। मुख अब कंट्रोल नहीं कर पाती है और बेन को पुश कर देती है और ये भी बता देती है कि मैडम के बारे में उसने झूठ कहा। बेन सीधा अपने घर पर जाता है, जहाँ पर नीला उस पर अचानक से अटैक कर देती है। वो उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन बेन बच जाता है और नीला का चेहरा सामने ना आए, इसी वजह से वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाती है। और ये सब मुख देख लेती है। बेन समझ जाता है, मुख भागने लगती है। बेन उसे फॉलो करने लगता है, ज़रूर हो ना हो मुख को इन सब के बारे में मालूम होगा। बेन मुख को रुकने के लिए कहता है, मुख नहीं रुकती है। सिया इन दोनों को इस तरीके से देख करके स्माइल कर रही थी। बेन उसे साइन देता है कि सब कुछ ठीक है। सिया वहाँ से चली जाती है। बेन मुख को पकड़ लेता है, चुपचाप रहना और चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था तुम्हें इसके बारे में पूरा आइडिया होगा, मुझे बताओ। तभी गार्ड को देख करके मुख चिल्लाने लगती है कि ये उसका किडनैप कर रहा है। तब बेन इंगेजमेंट रिंग शो करने लगता है। ज़रूरत नहीं है, ये मेरी फियांसे किडनैप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। हम दोनों के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक हो गई है और इसी वजह से ये इस तरीके से चिल्ला रही है। बाकी कोई बात नहीं है, आप अपना काम करो। और मुख को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के चला जाता है। बेन मुख से पूछ ही रहा था कि आखिर वो कौन है जिसकी हेल्प मुख ने की। मुख बस इतना कहती है कि मुझे अपनी फैमिली को सेव करना है, इसी वजह से मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जिस पर बेन का कहना था, हो सकता है आगे चल करके वही तुम्हारी फैमिली को हर्ट करे, तुम बताओ तो सही आखिर तुम किसकी हेल्प कर रही हो। मुख नहीं बताती है। बेन सुनता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। जनरल कहीं इतनी रात गए बाहर जा रहे हैं। बेन मुख को शांत होने के लिए कहता है और जनरल इतनी रात गए बाहर जा रहे हैं इसके बारे में अपने डैड को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और साथ ये भी कहता है कि वो जनरल को फॉलो करने वाले हैं। और पीछे से ये सब मुख सुन रही थी। बेन के डैड बेन को सजेस्ट करते हैं कि सब कुछ सावधानी और चालाकी से करना, ज़रा सी चूक से सब कुछ खराब हो सकता है। बेन मुख से कहता है, वापस घर चली जाओ और मेरे मैटर में इंटरफेयर ना करो। लेकिन मुख कहाँ सुनने वाली थी। वो कहती है, क्योंकि जनरल अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर जा रही थी, रात गए, इसी वजह से तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो ना।
तब बेन कहता है, ओहो, तुम्हें समझाना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहती हो तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मुक खुश हो जाती है, मैं बस पर्स रख के अपनी कार में आती हूँ। और बेन को अच्छा मौका मिल जाता है, वो मुक को वहीं पर छोड़ करके जनरल को फॉलो करने लगता है। इधर मुक की मॉम काफ़ी परेशान थी क्योंकि सुबह के 5 बज गए थे और अभी तक मुक का कुछ भी अता पता नहीं था और ना ही उसका कॉल लग रहा था। सिया से पूछने के बाद भी उन्हें मालूम पड़ता है कि लास्ट टाइम बेन और मुक को एक साथ में सिया ने देखा था, लेकिन मॉम के कहने पर वो कॉल लगाती है। मुक का कॉल नहीं लगता है। दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इतनी रात गए, मुक कहाँ पर होगी, सब कुछ ठीक तो होगा ना, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इधर बेन जनरल को फॉलो कर रहा था और इसके बारे में जनरल को मालूम पड़ जाता है कि कोई है जो उसे फॉलो कर रहे हैं। वो अपने बंदों को भेजता है कि उस बंदे को मार दिया जाए, क्योंकि जनरल को नहीं मालूम कि वो बेन है। और जनरल के गुंडे बेन को फॉलो करने लगते हैं। बेन जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है। मुक बेन को फॉलो करते हुए उन गुंडों की कार से टकरा जाती है और बेन देख लेता है कि ये तो मुक है, जिस पर उसका कहना था ये हमेशा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आ ही जाती है, ये यहाँ पर कैसे आ गई इस वक्त। मुक कहती है, लगता है अभी भी मेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। बेन मुक को जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जाता है। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, अपनी जान बचाओ, भागो, ये गुंडे हैं। मुक को दौड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से बेन उसकी हील्स को भी तोड़ देता है। वैसे तो मुक काफ़ी स्लोली रनिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही गन शॉट की आवाज़ सुनती है वो तो बेन से भी ज़्यादा स्पीड से भागती है। नेक्स्ट में डैन को दिखाया जाता है। डैन को वेपन्स की स्मगलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, इसी वजह से जनरल चाहते थे कि डैन इन सब कामों में उनकी हेल्प करे, लेकिन डैन मना कर देता है। माया डैन के रिलेटिव है, इसी वजह से डैन का कहना था कि तुम मेरे रिलेटिव हुई, इस वजह से मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड पे तो रत्ती बराबर भी ट्रस्ट नहीं है। वैसे काम मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग होएगा। ऐसा कहते हुए वो जनरल को गन शो करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में जनरल पूरी बाजी पलट देते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है नीला की। डैन के सारे आदमियों को वो शूट कर देती है। नीला भी जनरल के साथ मिली हुई है और उसके हर एक काम में वो फुल उसे सपोर्ट करती है। डैन को नीला की एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इधर बेन और मुक दोनों अपनी जान बचाने के चक्कर में एक गुफा में छुप जाते हैं और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गुफा का मुंह बंद हो जाता है और दोनों फंस जाते हैं। बेन और मुक दोनों रास्ता ढूंढने लगते हैं कि वो दोनों इस गुफा से कैसे बाहर निकलेंगे। बेन जहाँ काफ़ी रिलैक्स था तो वहीं मुक काफ़ी परेशान थी। इतने रिलैक्स तुम कैसे बैठ सकते हो, और मुझे ठंड भी लग रही है। तब बेन उसे अपना जैकेट देता है और जैसा तैसा करके दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं। मुक कहती है, अच्छा ये बताओ हम लोग हैं कहाँ? जिस पर बेन कहता है, भाग तुम रही थी ना, अब तुम मुझे डायरेक्शन बताओ कि किस डायरेक्शन में तुम भाग रही थी। मुक और बेन को गायब हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मुक की मॉम का तो बुरा हाल था कि पता नहीं मुक किस कंडीशन में होगी, तो वहीं पर बेन की मॉम का भी कुछ यही हाल था। तब वहाँ पर एंट्री होती है अकिन की। अकिन बेन की मॉम को अपनी मॉम भी समझता है और आने पर वो बेन के बारे में पूछता है, जहाँ पर बेन की मॉम के थ्रू अकिन को मालूम पड़ता है कि बेन और मुक गायब हो गए हैं। मुक की मॉम भी ऑफिसर मैट को सब कुछ बता देती है मुक के गायब होने के बारे में। तब ऑफिसर मैट भी मुक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में चल चल के बेन काफ़ी थक गया था, इसी वजह से वो रिलैक्स करने के लिए मुक से 5 मिनट का टाइम मांगता है। मुक कहती है, मुझे अपने घर जाना है, अगर तुम्हें रिलैक्स करना है ठीक है, मैं काउंट करती हूँ, उसके बाद हम दोनों वापस घर जाएंगे। मुक काउंट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अचानक से मुक की काउंटिंग बंद हो जाती है। बेन देखता है उस वक्त मुक सो चुकी थी। वो उसके पास जाता है, अच्छा तो तुम सोती भी हो, वैसे सोते हुए तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो। उसके चोटों को देख करके बेन को बुरा लगता है, मेरी वजह से ये सब हुआ, लेकिन मेरी वजह से कहाँ हुआ है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। मुक नींद में होने की वजह से बेन के शोल्डर पे अपना सर रख देती है। जनरल, माया, डैन तीनों का बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है प्रिंसेस का के विलेज में। जनरल डैन को प्रिंसेस का से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और प्रिंसेस का को बताते हैं कि ये डैन है, वेपन्स के स्मगलिंग में ये तुम्हारी हेल्प करेगा और ये काफ़ी शार्प माइंडेड भी है। डैन हथियारों की स्मगलिंग करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी खुद की भी कुछ डिमांड्स थी। डिमांड पूछने पर डैन बताता है कि जब से उसने नीला को देखा है वो तो फुल उस पर लट्टू हो चुका है, तो वो लोगों को चाहिए कि नीला को एज अ वाइफ डैन के सामने प्रेजेंट करे, क्योंकि वो नीला को लाइक करने लगा है। डैन की बातें सुनने के बाद जनरल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही प्रिंसेस का को भी, लेकिन कोई इस वक्त कुछ भी नहीं बोलता है। रात में मुक की आँख खुलती है, बेन उसके पास था, वो बेन को ही देखे जा रही होती है। वो नींद में कहती है काफ़ी शांत लग रहा है और उठ कर के बैठ जाती है और उसके बाद चेक करने लगती है कि बेन सो रहा है कि नहीं। उसके बाद उसके गन को लेने लगती है। तब बेन कहता है, ओह अच्छा तो तुमने चोरी भी स्टार्ट कर दी है। इस पर मुक कहती है, चोरी नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया,
इस पर बेन कहता है तो थोड़ी देर पहले तुम मेरे गन के साथ क्या करने वाली थी, जिस पर मुक कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बेन मुक को यहाँ पर बताता है कि मुक जब से उसे देखे जा रही है बेन ये सब देख रहा था, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। इस पर मुक कहती है तुम इतने भी ज़्यादा हैंडसम नहीं हो कि मैं तुम्हें देखती रहूँ, और वैसे भी मेरा जहाँ तक मानना है जो भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी ना उसकी एंडिंग उसकी डेथ से ही होएगी। ये बात सुन करके बेन को अपना पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है, जब डैन ने उसकी आंखों के सामने होप को गोली मारी थी और होप को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ उसने देखा था। सारी बातें सुनने के बाद बेन अपने आप को ही हर्ट करता है और पीछे से ये सब कुछ मुक देख करके काफ़ी परेशान थी कि ये हो क्या रहा है। विलेजेस की कुछ लेडीज़ नीला से कहती है कि जनरल इस विलेज का सबसे बड़ा दुश्मन है, विलेज को डिस्ट्रॉय करने में उसी का हाथ है, लेकिन फिर भी तुम उसी के घर में एज अ सर्वेंट काम कर रही हो। अगर हम में से कोई होता तो उसे जान से मार देता, तुम पता नहीं क्या कर रही हो। नीला सभी की बातें सुन करके सोने के लिए जा ही रही होती है। जनरल टाइटली उसे पकड़ लेते हैं और साइड में लेकर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है नीला? हाँ मैंने क्या सुना, डैन स्मगलिंग करने के लिए तैयार है लेकिन बदले में वो तुम्हें मांग रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने क्या कहा? तुम अच्छे से जानती हो ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। फिर भी जिस पर नीला कहती है मैं एज अ सर्वेंट तुम्हारे घर में काम करती हूँ क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर, इसी वजह से, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से अपने दिल से मेरी चाहत निकाल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन पीछे से माया ये सारी बातें अपनी आंखों से देखती है और कानों से सुनती है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मुक वापस आती है। बेन कुकिंग कर रहा था। मुक कहती है ओह माय गॉड, स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, मेरे लिए बना रहे हो क्या? मुझे खाने के लिए दोगे? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है क्योंकि कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बेन उसे टेस्ट करने के लिए देता है। अच्छा बताओ कैसा बना हुआ है? मुक टेस्ट करती है और बताती है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेन कहता है एक बार फिर से सोच कर बोलो। मुक कहती है हाँ सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक बात पूछूं, इस जंगल में तुम्हें ये मीट कहाँ से मिला? जिस पर बेन कहता है ये ग्रीन फ्रॉग है। ग्रीन फ्रॉग का नाम सुनते ही मुक को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या तुमने मुझे ग्रीन फ्रॉग खिलाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बेन कहता है मजाक कर रहा हूँ। मुक को ठंडी लगती है, वो बेन से आग बढ़ाने के लिए कहती है, जिस पर बेन मना कर देता है। तुम्हें एलिफेंट्स को यहाँ पर बुलाना है जो मैं आग को तेज़ करूँ? जिस पर मुक कहती है मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। एंड बाय द वे क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तुम्हारी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि तुम्हें ठंड का भी असर नहीं लग रहा है, लाइक जैसे तुम्हारी स्किन गोरिल्ला की हो। जिस पर बेन मुक के क्लोज आता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। मुक कहती है ये क्या कर रहे हो? जिस पर बेन कहता है अभी तुमने कहा ना कि मेरी स्किन गोरिल्ला की तरह की है और मुझे ठंड नहीं लग रही है, तो बस तुम्हें ठंड से बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जंगल में एनिमल्स की वॉइस सुन करके मुक डरने लगती है। बेन उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक तो बिल्कुल मत डरो। और इधर माया देखती है कि नीला किसी से मिलने के लिए जा रही है, उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। बीच में जनरल आ करके माया को ये सब करने से रोकते हैं। माया कहती है वो लड़की तुम्हें भी धोखा दे रही है और किसी और को भी, तुम्हारे पीठ पीछे भी उसका किसी के साथ अफेयर है, यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे साथ चलो, कहते हुए ज़बरदस्ती जनरल को लेकर जाती है। जनरल मना ही कर रहे थे, लेकिन सामने देखते हैं तो नीला ने किसी को टाइटली हक किया हुआ था, जिस पर माया स्माइल करने लगती है। देख रहे हो? और नीला जनरल को देख लेती है। माया थप्पड़ जड़ती है नीला को कि तुम कितनी वाहियात हो, एक तो तुम जनरल के साथ अफेयर करती हो और यहाँ पर प्रिंसेस का क्या तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो? कितनी वाहियात हो, एक साथ तुम दो आदमियों के साथ रिलेशनशिप रख रही हो। जिस पर जनरल माया को शांत करवाते हैं। माया कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़की ये तुम लोगों को धोखा दे रही है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तब जनरल माया को थप्पड़ जड़ते हैं। सच्चाई के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो बकवास भरी बातें बंद करो। जिस पर माया कहती है तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब अच्छे से मैं दूंगी। यहाँ पर जनरल के थ्रू माया को मालूम पड़ता है कि नीला कोई मामूली पर्सनैलिटी नहीं है, वो इस विलेज की प्रिंसेस है और प्रिंसेस का की सिस्टर। और इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वैसे तो लोगों ने ठान लिया था प्रिंसेस का को मारने के लिए और प्रिंसेस का की सिस्टर भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी थी, लेकिन जनरल सही टाइम पर पहुंच करके प्रिंसेस और प्रिंसेस का दोनों की जान बचा लेता है। और माया को यहाँ पर सच्चाई के भी बारे में मालूम पड़ जाता है कि जनरल ने उससे शादी सिर्फ पावर्स की वजह से की है और वेपन्स की स्मगलिंग वो इस विलेज में इस वजह से कर रहे हैं ताकि दोबारा इस विलेज को कोई हर्ट न कर सके। जंगल में डिफरेंट टाइप के एनिमल की वॉइस सुन करके मुक को तो नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। बेन कहता है सो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। मुक उसके क्लोज आती है और उसे कहती है देखो अब ये ब्लेम मुझ पर न डालना कि मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा क्लोज आ रही हूँ।
क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मुक बेन से कहती है, एक बात पूछूं? जिस पर बेन कहता है, अगर मैं मना भी करूँगा तो भी तुम पूछोगी, तो पूछ ही लो। जिस पर मुक कहती है, वैसे जिस तरीके से तुम शूट कर रहे थे, तुमने गन को पकड़ा हुआ था, तुम्हें गन बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना आता है। क्या तुमने ट्रेनिंग ली? तुम हो कौन, मुझे बताओ तो सही। बेन नहीं बताता है। अचानक से मुक रोना स्टार्ट कर देती है। बेन के पूछने पर मुक बताती है कि उसे उसके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, अपने सिस्टर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। साथ ही वो बेन से प्रॉमिस भी लेती है कि वो सही सलामत उसे घर पर ड्रॉप कर देगा। बेन प्रॉमिस कर देता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम सही सलामत कल अपने घर तक पहुँच जाओगी। और यहाँ पर बेन को होप के साथ किया हुआ भी प्रॉमिस याद आता है। मॉर्निंग में बेन को अपने पास ना पा करके मुक डर जाती है कि बेन कहीं उसे छोड़ करके तो नहीं चला गया। वो पागलों की तरीके बेन को ढूंढने लगती है और बेन तो पानी भरने के लिए गया था। पैर स्लिप होने की वजह से मुक खाई में गिरने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर बेन आ करके मुक को खाई में गिरने से बचा लेता है और जैसे तैसे करके उसे बाहर निकालता है। मुक बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने अपनी मौत को इतने करीब से देखा था। अगर उसका हाथ छूटता तो वो नीचे खाई में जाती। बेन उसे रिलैक्स करवाता है कि डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। मुक बेन को हिट करती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाओगे, तो अकेले छोड़ करके कहाँ चले गए थे? बेन बताता है, पानी भरने के लिए गया था मैं। जनरल चाहते थे कि वेपन्स के स्मगलिंग में माया डैन से उनकी हेल्प करवाए। माया मना कर देती है, तुमने मुझे एक टूल की तरह यूज़ किया है। तुम प्यार इस प्रिंसेस से करते हो और उसके विलेज को अच्छा बनाने के चक्कर में तुमने मुझे टूल की तरह यूज़ किया। मुझसे होप मत रखना कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि तुमने मेरी फैमिली वालों को भी धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया। मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं करूँगी। तब जनरल यहाँ पर माया और बेन के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। तुमने भी तो मुझे धोखा दिया, मैंने कभी तुमसे कंप्लेन की? सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में नीला को प्रिंसेस लुक में दिखाया जाता है, जिसे देख करके डैन तो टोटल लट्टू और बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका इस तरीके से देखना जनरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मुक के पैरों में चोट लगी थी। बेन ने उसे कैरी करके रखा हुआ था। बेन मुक से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, जिस पर मुक वॉज लाइक, क्या तुम्हारा इंटेंशन ये है कि मेरा फैट बढ़ गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बेन के साथ फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पर विलेजर्स कुछ आ जाते हैं जो कि बेन को अपना दुश्मन समझ करके उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। बेन उन लोगों से फाइट नहीं कर पाता है क्योंकि उन्होंने मुक को अपने गन पॉइंट पे रखा हुआ था। तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन की एंट्री होती है जो बेन को बताता है कि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आया है और उसे डिपार्टमेंट की तरफ से सेंड किया गया है। बेन और मुक दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे मुक काफ़ी परेशान थी और बेन से पूछती है, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए डिपार्टमेंट से ये ऑफिसर, आखिर बात क्या है? बेन मुक से कहता है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमने पूछ पूछ करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, तो सुन लो। मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ और साथ ही थाईलैंड डिपार्टमेंट से भेजा हुआ एक स्पाई हूँ जो कि अपने मिशन पे लगा हुआ हूँ। मुक शौक में तो तब होती है जब उसे बेन के डैड के भी बारे में मालूम पड़ता है कि बेन के डैड भी एक स्पाई है और वो जिंदा है, जबकि मुक ये जानती थी कि बेन के डैड इस दुनिया में नहीं है। अकिन अपने फ्रेंड के थ्रू फाइनली बेन और मुक को ढूंढ लेता है। वो बेन को हक करता है और उसे बताता है कि यहाँ तक उसे पहुँचने में उसकी हेल्प की उसके फ्रेंड ने, जिसका नाम ईट है। मुक के जोर से चिल्लाने की वजह से बेन डर जाता है और मुक को ढूंढने लगता है। सामने देखता है तो ऑफिसर मैट मुक को ढूंढ चुके थे और वो उसे हक करके रखे हुए थे। ये देख करके बेन को जेलसी हो रही थी, इतना चिपकने की क्या ज़रूरत है। बेन को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख करके अकिन उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें हक कर लेता हूँ। बेन उससे दूर होने के लिए कहता है। मुक को सही सलामत पा करके मैट बहुत ही ज़्यादा खुश था कि थैंक गॉड मुक तुम ठीक हो। इधर डैन को दिखाया जाता है। डैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था जबकि प्रिंसेस का मना करते हैं। डैन का कहना था कि मेरे आदमियों को जिसने भी मारा मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसके बाद वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है बेन और उसके सारे फ्रेंड को शूट करने के लिए। और यहाँ पर ज़बरदस्त वाली फाइटिंग होती है। बेन को बचाने के लिए ऑफिसर्स पहुँच चुके थे, लेकिन डैन अपना काम कर चुका था। डैन ने ईट को शूट किया था, साथ ही पायलट को भी, ताकि वो लोग यहाँ से बच के ना जाने पाए। लेकिन जैसा तैसा करके वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि पायलट की पोस्ट पर अब अकिन जो बैठा हुआ था। बेन शूट करने वाला था तभी वो डैन को देख लेता है और डैन को देखते ही उसे पास्ट का सारा फ्लैशबैक याद आने लगता है। और डैन भी यहाँ पर बेन को देख लेता है, इतने सालों बाद तुम यहाँ, और वो उसे शूट करता है, लेकिन उससे पहले बेन ने शूट कर दिया था। बाद में बेन को रियलाइज़ होता है कि ईट को गोली ज़रूर लगी बट वो जिंदा है। वो लोग ईट को इस वजह से छोड़ कर गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि ईट मर चुका है। अब ईट सही सलामत और ज़िंदा है, उसे गोली लगी है, तो इसी वजह से बेन उसकी हेल्प के लिए जाता है। मुक उसे संभाल कर हेल्प करने के लिए कहती है। बेन
यहाँ पर अकिन को ऑर्डर देता है कि वो मुक को सही सलामत उसके घर पर ड्रॉप कर दे और खुद इट को बचाने के लिए नीचे आ जाता है। मुक बस उसे रोते हुए देख रही होती है। बेन इट से कहता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि बेन उसे बचा लेगा। मुक की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन वो खुश तब होती है जब मुक को सही सलामत पाती है। वो मुक को टाइटली हग करके रोने लगती है। मुक रोते हुए बेन के बारे में बताती है कि बेन नहीं आ पाया क्योंकि उसे किसी की लाइफ जो सेव करनी थी। मुक रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि मुझे तो लगा था मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। बेन के बारे में अब मुक की थिंकिंग पॉजिटिव होती जा रही थी। ये देख करके बेन की मॉम मुक से पूछती है। मुक बता देती है कि उसने बेन को गलत समझा। बेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही ये भी कि बेन ने डैड के भी बारे में बता दिया है। साथ ही ये भी कि माई के साथ रहना उसकी मजबूरी है, वो अपने मिशन पर काम कर रहा है। डैन अपनी बॉडी से गोली निकालता है और बेन के ही बारे में सोच करके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि बेन जो कि उसका टारगेट है वो सामने था और बेन उसे मार नहीं पाया। नीला हर रोज़ की तरह माया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और बदले में माया गुस्से में थप्पड़ जड़ देती है नीला को, ये कहते हुए कि उसकी वजह से उसकी मैरिज लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और उसी की वजह से उसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मारा, जो कि आज तक ऐसा उन्होंने नहीं किया था। नीला अपनी तरफ से माया को समझाने की कोशिश करती है कि जनरल और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक प्रिंसेस होने की वजह से अपने विलेज को सेव करना चाह रही है। माया साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी हेल्प कभी भी नहीं करूँगी। तुमने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जनरल को जब मालूम पड़ता है कि माया हेल्प करने से मना कर रही है, जनरल कहते हैं मैं जाकर के माया से बात करता हूँ, आई होप वो मेरी बात को समझेगी। जिस पर नीला जनरल से कहती है वो तुम्हारी बात नहीं समझेगी, तुमने उसे जंजीरों में जकड़ के रखा है और तुम उम्मीद लगा रहे हो कि वो तुम्हारी बातों को मानेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उस वक्त नीला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। जनरल को भी वो वार्न कर देती है, देखो ये मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं किसी को भी अपनी लाइफ कंट्रोल करने नहीं दूंगी, इवन तुम्हें भी नहीं। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं अपने विलेज से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए अगर मैं तुम्हारी सर्वेंट भी बन सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें मार भी सकती हूँ। इस पर जनरल कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी? बिल्कुल भी नहीं मार पाओगी। रियलिटी ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम एक बार मान तो जाओ, तुम समझो तो सही मेरी फीलिंग्स को। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से मैंने माया से शादी की। आखिर कब तक तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगी? जिस पर नीला कहती है, अगर तुमसे या माया मैडम से मेरे विलेज की हेल्प नहीं हो पाई देन कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता है। जनरल मना करते हैं, उस डैन से तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी शादी नहीं करने दूंगा। इधर बेन इट की जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। जहाँ इट हिम्मत हारता है तो वहीं बेन उसे हिम्मत दिलाता है कि वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता है। और बेन की फ़ोटो देखते हुए यहाँ पर मुक और उसकी मॉम दोनों बहुत ही ज़्यादा उसे मिस करते हैं। इवन मुक तो रात भर बेन की वजह से सो नहीं पाती है। मॉर्निंग में मुक को बेन का लेटर मिलता है। मैट के पूछने पर भी वो उसे इग्नोर करती है, चली जाती है। इधर बेन के डैड जैसे तैसे करके अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके बेन को सेफली घर वापस लेकर आते हैं। मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि थैंक गॉड बेन सही सलामत है। वो डैड को थैंक्स भी बोलती है। और यहाँ पर अकिन बहुत ही ज़्यादा खुश था, बट बेन काफ़ी अपसेट था। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बेन और इट जब आ रहे थे तब कुछ विलेजर्स उन्हें मारने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर बेन के डैड के भेजे हुए सारे गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बेन और इट तो सेफली चले जाते हैं। लेकिन इसके बदले में जो गार्ड हेल्प करने के लिए आया था वो लोग उसे मार देते हैं। बेन ने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था। बेन के डैड बेन को समझाते हैं कि उसे अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ड्यूटी ही ऐसी है, न उसमें जान प्यारी है न कोई और चीज़। बेन अपने डैड को सल्यूट करता है क्योंकि बेन के डैड सच में सल्यूट के लायक है। उन्होंने अपने काम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और उसके बाद अपनी फैमिली को